एक लड़की जिसका सिर्फ आधा ही शरीर कपड़ों से ढका हुआ था, वो बेसुध हालत में दिल्ली की एक सड़क पर अकेली चली जा रही थी। उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून रिस-रिस के निकल रहा था। उस लड़की के बगल से कई गाड़ियां गुजरी होंगी, कई लोग गुजरे होंगे, कई लोगों ने उसे देखा भी होगा, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा कि आखिर ये जो लड़की अकेले इस तरह चले जा रही है, जिसके शरीर पे कपड़े भी नहीं है पूरे और उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून निकल रहा है, आखिर क्या कारण है? क्या उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई? ऐसा भी किसी के दिमाग में आया होगा, उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति वहां रुका नहीं उसकी मदद के लिए। हर कोई उसको नजरअंदाज करके आगे चलते चले गए। दोस्तों, ये जो आज की घटना है बताने जा रहा हूँ आपको मैं, ये घटना है हमारे देश की राजधानी दिल्ली की। हाँ दोस्तों, दिल्ली की, जिसे कहा जाता है कि दिल वालों की दिल्ली है, दिल्ली दिल वालों की। और एक बार फिर दिल वालों का शहर कहलाने वाली इस दिल्ली ने अपने पत्थर दिल होने का सबूत दिया दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आपको सत्य घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है हमारे देश की राजधानी दिल्ली की। 11 अक्टूबर 2024 की बात है। करीब 11:15 बजे दिल्ली के पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है। उस कॉल के अंदर में एक व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति बताता है कि दिल्ली के सराय काले खान में एक लड़की है जिसने पूरे कपड़े नहीं पहने हुए हैं और उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में से लगातार खून बह रहा है। ये जो व्यक्ति था जिसने कॉल करी थी, ये नौसेना का एक अधिकारी था। और जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस की एक टीम उस जगह पर पहुंच जाती है और वो वहां जाकर देखती है कि वाकई वहां पर एक लड़की है जिसकी हालत की बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून निकला जा रहा था। और उसके बाद वो तुरंत से गाड़ी में बिठा करके एम्स हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद में डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। उस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसका काफ़ी खून बह चुका था और जब डॉक्टरों ने उसको एग्ज़ामिन किया तो पता चला कि उस लड़की के साथ में रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो डॉक्टर्स जो है पुलिस को बताते हैं कि इस लड़की के साथ में रेप हुआ है। अब जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलती है, तो पुलिस वालों के ऊपर में इस केस को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि सेम ऐसा ही किस्सा, ऐसा ही वाकया दिल्ली में पहले भी एक बार हो चुका है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि निर्भया कांड, जो कि दिल्ली में पहले भी हो चुका था, और उस वक्त जो पब्लिक का आक्रोश था, जो लोगों का गुस्सा था, उस सड़कों पर लोग उतर आए थे। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग उतर आए थे। पुलिस वालों को डर था कि कहीं इस तरह का माहौल जो है वो दोबारा दिल्ली में ना बन जाए, लोग दोबारा सड़कों पर ना उतर जाए। इसलिए रेपिस्ट को पकड़ना और इस केस को सुलझाना उनकी प्रायोरिटी बन जाती है। अब पुलिस जो है वो अपनी जांच में जुट जाती है। पुलिस पहले उस लड़की से ही जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये जो घटना हुई है वो कहाँ हुई है और कैसे हुई है। एक तो उस लड़की का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, प्लस वो पुलिस को देख के घबरा भी रही थी, इसलिए वो सही तरीके से कुछ बता नहीं पा रही थी। दोस्तों, फिर पुलिस वालों ने क्या करा कि एक महिला कांस्टेबल को, एक महिला सिपाही को एक सोशल वर्कर बना करके उस लड़की के पास में भेजा। वो महिला जो कांस्टेबल थी, वो अपने सादे कपड़ों में उसके पास पहुंचती है और पहुंच करके उससे बातचीत करती है और धीरे धीरे वो जो है उसके साथ में अपना विश्वास बढ़ाने की कोशिश करती है कि वो उसे अपने विश्वास में ले सके। वो इस तरह से रोज़ जाती थी, उससे बात करती थी, उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती थी। इस तरह उन दोनों के बीच में एक विश्वास का रिश्ता कायम होने लगा। और फिर उस लड़की को जब उस पुलिस वाले पर, जो कि एक सोशल वर्कर बनकर उससे मिली थी, उस पर विश्वास हो जाता है, तो वो रोने लगती है और फिर वो उसे अपनी आप बीती बताती है। दरअसल दोस्तों, ये लड़की जो है ये उड़ीसा की रहने वाली है। उसने MSW का कोर्स कर रखा था, यानी मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क का, जिसके अंदर समाज सेवा की जाती है। इससे ये साफ जाहिर था कि अगर उसने ये कोर्स किया है तो उस लड़की के अंदर में समाज सेवा करने की भावना थी, तभी उसने ये कोर्स किया होगा। तो इसका मतलब वो लड़की जो है वो समाज सेवा किया करती थी। और उसने नर्सिंग का भी कोर्स किया हुआ था। अब उड़ीसा के अंदर में जब वो रहती थी, तो उस समय दिल्ली में कोई रहने वाला उसका दोस्त था। तो उस दोस्त ने उसे कॉल किया और उसे दिल्ली पे आने के लिए कहा। उसके हिसाब से दिल्ली के अंदर में इस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसे जॉब आसानी से मिल सकता है। तो वो यह सोच करके वो लड़की की दिल्ली के अंदर में जाएगी तो उसका जो कैरियर है वो अच्छा बन जाएगा। वो उड़ीसा से दिल्ली में आ जाती है। अब वो यहाँ पे आकर के उस लड़के के साथ में ही रहने लगती है। अब कुछ समय तक तो ठीक था, उसके साथ में रह रही थी, लेकिन कुछ समय गुजर जाने के बाद में उसे लगता है कि वो अपने दोस्त के ऊपर में बोझ बन रही है, क्योंकि उसका सारा खर्चा उसका दोस्त उठा रहा था। और जब उसको ऐसा महसूस होता है तो वो क्या करती है कि उसका घर भी छोड़ करके वहाँ से चले जाती है। और जब वो उसका घर छोड़ देती है तो वो किशनगढ़ पहुँचती है, जहाँ पर वो ननों के साथ में रहने लग जाती है।
वो नन जो कि सोशल वर्क का काम करते थे वो उनके साथ में रहती है और उनके साथ मिल करके वो सोशल वर्क का काम करना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ काम करते करते उसका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ने लगता है और जुलाई 2024 को वो उस जगह को छोड़कर भी चले जाती है। यानी जिन नन के साथ में वो रह रही थी उस जगह को छोड़कर चले जाती है। और उसके बाद जो वहाँ के नन होते हैं वो पुलिस स्टेशन में जा कर के वहाँ जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि हमारे साथ में एक लड़की रहा करती थी जो कि उड़ीसा से थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चले गई है, हमें छोड़ करके हमारे साथ वो नहीं है और उसका कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ चले गई है। पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और वो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। इधर ये लड़की जो अब छोड़ के आ गई ननों को, उसकी मानसिक स्थिति तो पहले से ही ठीक नहीं थी। वो इधर उधर भटकते रही पूरी दिल्ली के अंदर में और कभी फुटपाथ पे रहती, कभी किसी ब्रिज के नीचे रहती और इस तरीके से वो अपना समय गुजारने लग गई। उसका कोई ऐसा स्थायी जगह नहीं था कि जहाँ आकर के वो रह सके। वो अच्छी तरह भटकते रहे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। फिर 10 अक्टूबर 2024 की रात की बात है। वो लड़की राजघाट के पास में अकेले गुजर रही थी। तभी उस पर दो व्यक्ति की नज़र पड़ती है, जिसमें से एक का नाम था प्रमोद। प्रमोद बाबू की एक कबाड़ी की दुकान थी और दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था शमसूल। शमसूल जो है वह दोनों पैरों से अपाहिज था। वो भीख मांग करके अपना गुजारा करता था। अब इन दोनों व्यक्तियों की नज़र उस लड़की पर पड़ती है जो कि उस समय सुनसान जगह पे अकेले थी। अब ये क्या करते हैं, उस लड़की को पकड़ते हैं और पकड़ करके पास की एक झाड़ी के अंदर में ले जाते हैं और झाड़ी में ले जा करके उसके साथ में बारी बारी बलात्कार करने लगते हैं। लड़की की जो मानसिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। वो उसका विरोध भी नहीं कर पा रही थी और इसका फ़ायदा उठा करके वो लगातार उससे बलात्कार करते रहे, उसके शरीर को नोचते रहे। और कुछ देर बाद वहाँ पर एक ऑटो वाला पहुँचता है। उसका नाम था प्रभु महतो। अब प्रभु महतो उनके पास पहुँचता है और वहाँ जा करके लड़की को उठा करके लेकर आता है और अपने ऑटो में बिठा देता है और अपने साथ में वो उन दोनों को भी बिठा देता है और ऑटो लेकर के वहाँ से निकल जाता है। और ऑटो को वो फिरोज शाह कोटला के पीछे ले जाते हैं, जहाँ पे एक सुनसान जगह पर पहुँच करके वो उसके साथ में फिर से बलात्कार करना शुरू कर देते हैं। अब बारी बारी वो तीनों फिर से उसके साथ वहाँ पे बलात्कार करते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो उस लड़की को वहीं पर छोड़ करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब लड़की अकेली पड़ी हुई थी वहाँ पर, उसके साथ 3 लोगों ने लगातार बलात्कार किया था। उसकी हालत ठीक नहीं थी, वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और जब धीरे धीरे उसको होश आता है तो वो उठती है और उठ करके वो उसी अवस्था में आगे चलने लगती है। अब वो धीरे धीरे उसी अवस्था में चले जा रही थी रोड पे। उसके अगल बगल से कई गाड़ियाँ निकल रही थी, गुजर रही थी, लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया और इस तरह वो लड़की चलते रही और करीब 6 किलोमीटर चली होगी और 6 किलोमीटर चल करके वो जो है सराय काले खां पहुँचती है। जब वो सराय काले खां के पास पहुँच जाती है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक नौसेना का अधिकारी है, उसकी नज़र उस पर पड़ती है और जब नौसेना का अधिकारी उसको देखता है तो वो तुरंत कंट्रोल रूम में कॉल करता है। पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना मिलते ही वो पुलिस वहाँ पहुँचती है और पहुँच करके उस लड़की को उसको मेडिकल हेल्प के लिए हॉस्पिटल में पहुँचाती है, जहाँ जाने के बाद मालूम चलता है कि लड़की के साथ में बलात्कार किया गया है। दोस्तों ये सारी की सारी जो कहानी है या आप बीती जो है, ये उस महिला कांस्टेबल को जो कि सोशल वर्कर बनकर के उसके साथ में थी, ये लड़की उन्हें बताती है। अब जब पुलिस को ये बात मालूम चलती है तो पुलिस हरकत में आ जाती है और उस रूट का जो कि राजघाट से लेकर के फिरोज शाह कोटला के वो जहाँ पे लड़की के साथ रेप हुआ था, वहाँ से लेकर के सराय काले तक के कई सारे सीसीटीवी फुटेज, करीब 700 सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है और इस काम के लिए 10 टीमों का गठन किया जाता है और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। करीब 100 से ज़्यादा ऑटो वालों से पूछताछ की जाती है और आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाती है और वो उन लोगों तक पहुंच जाती है। उन तीनों बलात्कारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो देखा दोस्तों किस तरीके से इन 3 हवानों ने उस लड़की के साथ में, जिसकी की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, और वो लड़की जो एक सपना लेकर आई थी दिल्ली के अंदर में कि सोशल वर्क का काम करेगी, लोगों की मदद करेगी, उसके साथ में इतना घिनौना काम हो जाता है। अभी लोग जेल में हैं और देखते हैं ट्रायल के अंदर में क्या नतीजा निकलता है, कोर्ट से इनको क्या सज़ा मिलती है। जैसा निर्भया कांड में हुआ था कि लोगों को फांसी सज़ा मिली थी, वो सज़ा इनको मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो इसे शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सावधान रहें। जय हिंद।